हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने जीरोथ लॉ पढ़ लिया था और जो सारी प्रोसेसेस थी उन्हें पढ़ा और मेनली वर्क डन निकालना सीखा। ठीक है, तो आपने जितना भी इस चैप्टर के लिए बेसिक कंसेप्ट था वो सारा हमने लास्ट लेक्चर्स में और लास्ट वीडियोस में सीख लिया है। अब हम बेटा वो करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मेनली अब हम देखेंगे बहुत सारी ऐसे इंजन्स हैं, ठीक है, पंप है, वो आपके आते हैं डायरेक्टली। तो आज जो मैं कराऊंगी वो आपका सीधा ही पूछा जाता है। ठीक है, मतलब थ्योरी ही आती है, उसमें कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन भी नहीं आता, सीधा आपसे थ्योरी पूछी जाएगी। ठीक है, तो मेनली आज सबसे पहले जब हम थ्योरी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपने अपने अगर सिलेबस देखा होगा उसमें 3 लॉज होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, इसका एक बार ओवरव्यू मैंने पहले भी दे दिया था। तो मेनली आज हम करते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो फर्स्ट लॉ होता है ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इट मीन्स हम जो फर्स्ट लॉ दिखाता है वो मेनली हमारा क्या दिखाता है कि जो हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी है वो कंजर्व होती है और किस किस चीज का सम होती है वो आज मैं कराऊंगी। और मेनली कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सीधा ऐसा नहीं आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो पूछेंगे जरूर कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो अलग प्रोसेसेस के लिए भी पूछ लिया जाता है कि मतलब एडियाबैटिक के लिए बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताओ। और लास्ट लेक्चर्स में आपने बड़े सही से कर लिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन दिस टॉपिक। देन द फर्स्ट वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेटा क्या होता है कि मेनली जो ये लॉ होता है ये जनरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क में आप ध्यान रखना क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जाता है कि द फर्स्ट लॉ स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ कोई भी चीज, मतलब कोई भी फोर्स ले लो, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट लॉ होता है दैट इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 1 मार्क में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देखेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मेनली ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले इसे अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लेती हूँ कि मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लेती हूँ। ठीक है, हमें पता है इंटरनल एनर्जी होती है यू। एनर्जी क्या होती है बेटा, यू होती है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि एक सिस्टम में है ना कि चेंज हो रहा है, अब कोई भी एक चीज है, आपको पता है कि अगर किसी भी एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली 2 चीजों पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज हीट एंड द सेकंड वन इज वर्क। ठीक है, मेनली वो अगर हम किसी एक सिस्टम की हीट चेंज कर रहे हैं और किसी सिस्टम की अगर वर्क चेंज कर रहे हैं तो मेनली उसके इंटरनल एनर्जी पे भी इफेक्ट होता है। ठीक है, ये जब हमने इंटरनल एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था कि किस किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनमें मैंने सही से बता दिया था कि हीट पे कैसे करती है और वर्क पे कैसे करती है, तो मैं अब दोबारा से नहीं बता रही। तो बेटा क्या होता है कि मेनली जो इंटरनल एनर्जी होती है वो मेनली 2 चीजों पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज हीट एंड द सेकेंड वन इज वर्क। ठीक है, इट मीन्स कि हम किसी एक सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हैं, कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना उसमें वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इस पे हमारी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। ये चीजें भी मैंने बता दी थी कि मेनली अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा और जो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा यही देखो कि हीट एनर्जी यू होती है और वो हीट एंड वर्क पे डिपेंड करती है। अब देखो कि मेनली जो डी क्यू होता है, डी क्यू क्या होता है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर मैंने लिया कि डी क्यू है मेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, जो हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ठीक है बेटा, कि हमने सराउंडिंग से कितनी ज्यादा हीट सप्लाई की है। और अगर मैं लेती हूँ कि मेरा जो मेनली डी डब्ल्यू है और वो हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ लेती हूँ कि मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ और स्मॉल अमाउंट ही चेंज हुआ है। ठीक है, देयर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। डी डब्ल्यू विल बी बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ
वर्क डन, आप याद रखना बाय द सिस्टम। ओके, जब बाय द सिस्टम होता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो बेटा वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको, ये साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से याद रखना है। इनकी वजह से ना आपके जैसे अब आगे आप करोगे ना बेटा कि मैं आपको जो प्रोसेसेस कराऊंगी इनके बेसिस पे वो 1 या 2 मार्क में पूछ ली जाती है, तो वहां से आप देखिएगा कि आपको कितनी चीज हेल्पफुल होंगी ये कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है। और बेसिकली ये हमारी जब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स तो उनमें बहुत ध्यान से करना चाहिए कि जब लिखा होता है ना कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज 12 जूल, तो आपको वर्क डन पॉजिटिव लेना है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो आपको वर्क डन इज -12 जूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें बेटा न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होंगी। अब नहीं, अगर सीबीएसई लेवल पे नहीं तो आप किसी अलग लेवल के जब एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव वगैरह तो उनमें बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो DW विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ओके, और जो मेरी DU है बेटा वो होती है स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मेनली जो मेरी इंटरनल एनर्जी होगी वो जनरल प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि जो मेरी इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हो रहा है, वर्क डन की वजह से और हीट की वजह से। तो जो मेरा मेनली हीट सप्लाई की गई है वो क्या होगी, मेरी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, कि कितना मेरा उस एनर्जी में चेंज हुआ और कितना मेरा वर्क डन हुआ वो इज इक्वल्स टू हीट सप्लाई के, कि कितनी मैंने हीट सप्लाई की गई है, तो DQ इज इक्वल्स टू DW। ठीक है, तो मेनली जो एनर्जी सप्लाइड है DQ ऑफ ए सिस्टम इज स्पेंड पार्शियली इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। मेनली क्या होता है कि हमारी ये पार्शियली स्पेंड होती है, वो इंक्रीज करती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को, और रेस्ट हमारी करती है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, मेनली, और जो बची हुई होती है जो मेरी DQ है मैंने सप्लाई की है वो उसका सम ऑफ द पार्ट तो इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट वो क्या करती है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, सॉरी ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम है और ऑन द सराउंडिंग है। ठीक है बेटा, तो मेनली यही जो होता है यही मेरा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो मेनली जो मेरी हीट सप्लाई है उसका पार्शियल पार्ट तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये क्या होता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मेनली इसमें यही चीजें हैं कि इससे यही पूछा जाता है वैसे कि मेनली अगर इंटरनल एनर्जी हमारे यहाँ से हमें पता लगता है, ये चीजें आपकी कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत याद रहेंगे। जो भी मैं लाइन लिखाती हूँ ना आप उन्हें अच्छे से लिखो, क्योंकि वो 1 मार्क में 2 मार्क में किसी भी एग्जाम में स्टक हो सकती है। मैंने आज तक कुछ नहीं छोड़ा आपका, मेनली मैं सीबीएसई के साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव भी फोकस लेके चल रही हूँ। तो मेनली इसलिए बेटा कि आप ना थोड़ा ज्यादा नॉलेज अटेंड करो। अगर आपसे 10 तक पूछे जाते हैं, कोई भी आपकी एक लिमिट है कि जहां तक 10 वैल्यू है 10 वैल्यू तक आपसे पूछा जाएगा, तो आप 12 तक सीखो। ठीक है, ज्यादा सीखोगे ज्यादा नॉलेज गेन करोगे वो काम ही आएगी बेटा, कभी भी नॉलेज हार्म नहीं करती है। ठीक है, तो बस यही है कि एक सही डायरेक्शन में, ये ना हो कि आप कुछ अलग ही पाथ लेके चल रहे हो। ठीक है, तो जितना मैं करा रहा हूँ दैट सफिशिएंट, आपको अलग से एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जितना मैंने कराया नोट्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको मैं करा रही हूँ, मुझे पता है। और जब आप करोगे बेटे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे कि हाँ मैम के नोट से बाहर से कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए बेटा नोट्स जरूर पढ़ो, जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना मेरे साथ साथ उन्हें जरूर रिवाइज करो। ठीक है, उसके अलावा आप बेशक कोई रेफरेंस बुक ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कराया मैंने आपको थियोरी भी लिखाई है साथ के साथ, तो एक्सप्रेशन के साथ साथ मैंने सब कुछ कराया, न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने साथ के साथ बता दिए कि बेटा इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से। अब मेनली जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है ना बेटा, इसमें इंटरनल एनर्जी यू जो होती है ऑफ द सिस्टम वो स्टेट वेरिएबल होती है, स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट वेरिएबल क्या होती है कि मेनली जो हमारा चेंज होता है ना, चेंज जो होता है इट मीन्स डीयू जो है वो मेरे डिपेंड करती है बेटा इनिशियल पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। ठीक है, सिर्फ जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि मतलब कि कितना हमारा
पाथ में कैसे कैसे चेंज हुई है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, मेनली हमारी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो मेनली हमारा यही चीज है बेटा कि अगर हमारा कोई भी इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट लेते हैं तो हमारा जो DQ होगा, जो मेरा DQ एंड DW है, मेनली वो डिपेंड करता है किस पे, वो पाथ पे करता है, पाथ पे करता है जो जाता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे। जबकि जो मेरी DU थी, जो मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी थी, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे करती है, और जो मेरी हीट और मेरा जो स्मॉल वर्क डन है वो पाथ पे भी डिपेंड करता है, जो मेरा इनिशियल टू फाइनल स्टेट पे जाता है। तो मेनली कॉम्बिनेशन में अगर हम करें तो DQ बाय माइनस DW इज इक्वल्स टू DU। ओके, तो यही चीजें हैं। अब हमारी DU है वो तो इंडिपेंडेंट होती है, तो हमारा सिस्टम कैसे जा रहा है इनिशियल से फाइनल स्टेट पे वो उस पर डिपेंड नहीं करती। तो मेनली DQ माइनस DW इज इक्वल्स टू DU, ये भी हमारा फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, अब मेनली अगर बेटा साइन कन्वेंशन की देखें तो आपको पता है जो मेरी हीट सप्लाई होती है, ये न्यूमेरिकल्स के बेसिस से बता रही हूँ मैं, अगर न्यूमेरिकल्स में आते हैं तो बस आपको ये समझने में, आपको थ्योरी नहीं लिखा रही हूँ। इसमें जो मेरे DQ होती है, ठीक है, अगर मेरी हीट सप्लाई करी जा रही है सिस्टम को, अगर मेरी हीट सप्लाई करी जा रही है सिस्टम को, देन DQ इज पॉजिटिव। और अगर मेरी हीट बेटा सप्लाई कौन करे, अगर मेरी हीट ड्रॉन हो रही है सिस्टम से, ठीक है, अगर मेरी हीट सप्लाई की जा रही है सिस्टम को तो पॉजिटिव, अगर वो उससे निकल रही है, ड्रॉन हो रही है, तो वो हीट नेगेटिव। हीट सप्लाई में पॉजिटिव होगी और हीट ड्रॉन में नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हीट के लिए। सेकंड वन आपको वर्क डन का पता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, और जो मेरा वर्क डन ऑन द सिस्टम है वो टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब मेनली क्या है कि हमारा टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है गैस का, ठीक है, तो मेनली हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो मेरी जो DU होगी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, और जो मेरी मेनली क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, तो मेनली हमारी जो DU है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और जो अगर मेरा टेम्परेचर होगा बेटा डिक्रीज, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज, तो मेरी DU क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो बस ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मेनली 2 पॉइंट हमारे हीट के लिए, 2 पॉइंट हमारे इंटरनल एनर्जी के लिए, और 2 पॉइंट वर्क डन के लिए, कि कब हमारा वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब हमारी हीट पॉजिटिव होती है, कब हमारी क्या नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये चीजें थी बेटा। अब मेनली इसकी जो हमारी क्या होती है कि अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेनली जो फर्स्ट लॉ होता है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, और जो मेरा जीरोथ लॉ होता है वो अबाउट टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट में पढ़ा था ना हमने कि मेनली टेम्परेचर A का B के साथ है, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो B का C के साथ है, तो A का भी C के साथ होगा, तो वो कंसेप्ट उससे आता था हमारा मेनली जीरोथ लॉ से। ठीक है, तो अब तक आपने यही पढ़ा है। तो मेनली अगर मैं इसकी प्रोसेसेस देखती हूँ कि जैसे फर्स्ट प्रोसेस लेती हूँ मैं, फर्स्ट लॉ 4, ये मेनली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है बेटा, जो फर्स्ट है वो आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बेटा आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट मींस डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0, टेम्परेचर 0 है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या हो जाएगा, 0, DU विल बी 0। तो देयरफॉर फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ विल बिकम DQ इज इक्वल्स टू DW। आपको पता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज करने से डिक्रीज होती है, बट हमारा देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयरफॉर DU विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो मेनली हमारा फर्स्ट लॉ विल रिड्यूस टू DQ इज इक्वल्स टू DW। ओके, एंड द सेकंड वन इज बेटा, सेकंड वन होता है हमारा, हम लेते हैं एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक में आपको पता है कि जो मेनली हीट होती है, हीट में हमारा कोई ट्रांसफर नहीं मानते हम, नो हीट ट्रांसफर, कोई भी मेरा हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो मेनली DQ इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो मेरे DQ इज इक्वल्स टू 0 है, तो इससे क्या होगा बेटा, DQ इज इक्वल्स टू 0 हो गई, तो मेरा जो फर्स्ट लॉ हो जाएगा विल रिड्यूस टू DW माइनस
डी यू इज इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू। सिंपली आपको डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू में वैल्यूज पुट करते जाना है और वहां से रिड्यूस होता जाएगा, वो कोई 2 टर्म बच जाएगी। एंड द थर्ड वन इज आइसोवॉल्यूमिक। आइसोवॉल्यूमिक, अब मुझे पता है बेटा जो मेरा वर्क डन होता है वो क्या होता है, पी डी वी। ये चीजें बता दी थी ना मैंने कि पी ए और डी एक्स होता है, फिर ए डी एक्स को मैंने डी वी पुट कर दिया था, तो ये चीजें पी डी वी होता है। आइसोवॉल्यूमिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी इज इक्वल्स टू 0, हेंस द इक्वेशन विल रिड्यूस टू डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू। मेनली जो मेरी सारी हीट सप्लाइड है वो किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में, और वहां पे वर्क डन कोई होगा नहीं अगर वॉल्यूम मेरी कांस्टेंट है। अब मैं करती हूँ फोर्थ वन के लिए, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस के लिए अब देखो बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। बट हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमारी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, तो बेटा डी यू विल इक्वल्स टू 0, देन माई फर्स्ट लॉ रिड्यूस टू डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल थे हमारे चारों जो प्रोसेसेस थी। अब है बेटा, अब ये जो मैं 2-3 कराऊंगी मेनली इसके 7 एप्लीकेशन होते हैं, जिनमें से 4 तो आपको बहुत ही आसानी से आ गए कि मेनली टेम्परेचर का चेंज नहीं है तो हमारी आइसोथर्मल में क्या है, एडियाबैटिक में क्या है, तो ये नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थे। अब जो फिफ्थ वन पूछी जाती है, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस, अब जो मेल्टिंग प्रोसेस है बेटा, हमें पता है मेनली मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे जाके वो मेल्ट हो जाए, जैसे आइस से वो मेल्ट हो जाए। पर आपको ये चीज पता है कि जब तक हमारी पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, है ना। जब तक अगर उसमें थोड़ा सा भी पार्ट आइस का रहेगा और वो पूरी वाटर में चेंज नहीं हो जाती, तो उसके टेम्परेचर में कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले क्या करते थे कि उसको मेल्ट करने के लिए जो हीट होती थी, देन फिर चेंज ऑफ द स्टेट के लिए लेटेंट हीट का न्यूमेरिकल यूज करते थे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ना बेटा ध्यान के साथ क्लियर रखो अपने। ठीक है, कि मेनली चेंज ऑफ स्टेट में क्यों करते थे, कैसे हमारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थी वो रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो मेनली जैसे मेल्टिंग प्रोसेस है बेटा, अगर मैं लेती हूँ मास, लेट m इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड, किसी मैं एक सॉलिड को मेल्ट कर रही हूँ, मेरा जो m है वो मास ऑफ द सॉलिड है और l है मेरी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मैंने क्यों किया, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगी ना मेल्ट होके, तो मेनली वहां पे लेटेंट हीट भी होगी, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड। एंड dq इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbs, dq हमारी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करी है, जो सॉलिड ने अब्सॉर्ब करी है मेनली उसे लिक्विड में चेंज करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो मेनली जो dq है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारी हीट एनर्जी है जो अब्सॉर्ब करी गई है। अब देखो मेरी जो हीट होगी dq, इट विल बी इक्वल्स टू ml, मास इंटू लेटेंट हीट होती है जो वो स्टेट चेंज करने के लिए होती है, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब देखो बेटा dq क्या होता है, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ये होता है। अब देखो मेनली हमारा क्या है, dw क्या होता है, pdv, dw इज इक्वल्स टू pdv, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो वॉल्यूम में आ जाएगी। अब लिक्विड में हम वॉल्यूम ले सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जाने में उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है। अब वो हमारा क्या होता है, मेनली आपको पता है कि जो मेल्टिंग प्रोसेस के लिए होता है dv इज इक्वल्स टू 0। आइस जो हमारी सॉलिड में जाती है वो पूरा उसका जितना भी कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने भी, वो सारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीधा आइस से स्टीम बनती है पहले, तो मेनली उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, तो dv इज इक्वल्स टू 0, हेंस वर्क डन विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो मेनली यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ml इज इक्वल्स टू du, जो मेरी लेटेंट हीट होती है मल्टीप्लाई बाय मास इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये प्रूव करना भी आ सकता है कि मेनली प्रूव कीजिए इंटरनल एनर्जी में और लेटेंट हीट में रिलेशन, तो आप यहाँ से ये प्रोसेस है, सीधा नहीं पूछा जाएगा कि आप एप्लीकेशन प्रूव कीजिए फॉर मेल्टिंग पॉइंट के लिए। आपसे कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेटेंट हीट में आप रिलेशन बताइए इंटरनल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद करते हैं बेटा, मेल्टिंग किया तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी करेंगे।
बॉइलिंग पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो m इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड, m क्या है, मास ऑफ लिक्विड है, L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या जाएगा, वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट से अबव 100 से अबव वो जो हमारा लिक्विड होता है वो वाटर वेपर्स में स्टीम में चेंज जाता है, ठीक है। तो L इज द लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड, और जो P है बेटा वो है मेरा प्रेशर, कि हम कितना प्रेशर उस पर लगा रहे हैं, वही फिर अगर मैं वर्क डन को PdV में चेंज करूंगी। और जो मेरी V1 है वो है इनिशियल वॉल्यूम। अब इसमें कुछ पार्ट स्टीम में और हमारी गैस के रूप में उड़ जाएगा, तो मेनली V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या है, मेरी फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो मेनली हमें पता है जो हमारी dV होती है तो फिर वो क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dQ इज इक्वल्स टू du प्लस PdV। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dQ विल बी ml इज इक्वल्स टू du प्लस P V2 माइनस V1। ओके, तो मेनली जो मेरी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लेटेंट हीट माइनस प्रेशर PdV, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी हमारी मेल्टिंग पॉइंट में होता है वो मेरी वॉल ऑफ द लेटेंट हीट मल्टीप्लाई बाय मास होती है इंटरनल एनर्जी के इक्वल, बट इसमें कुछ टर्म माइनस होती है, ठीक है। और वो माइनस टर्म क्या है, प्रेशर इनटू V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये हुआ। अब आती है इसकी जो 7th है, ये है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, इस पे जो मैं अब रिलेशन एक जनरलाइज करूंगी, वो रिलेशन आपके जो 9th चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी, सॉरी जो 13th चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी, उसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो आपको वो रिलेशन अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से समझना है, और ये 3 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 3 या 2 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और मेनली इसमें क्या है कि अब एक और टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं दिया गया। वैसे वो अगर 18 तक अगर आप देखेंगे सिलेबस उठा के, तो उसमें वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो सीबीएसई यही है कि कुछ सिलेबस हटा देती है तो कुछ सिलेबस ऐड कर देती है, तो मैं वो आपका टॉपिक करा दूंगी, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे बेटा, ठीक है। आपको आधा घंटा ज्यादा तो पढ़ना पड़ेगा, बट वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली आपने सुना भी होगा कार्नोट साइकिल, ओके। तो मैं कार्नोट साइकिल भी आपको कराऊंगी, वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कि ये है इस बार, तो वही क्या पता नेक्स्ट ईयर हो जाए, या फिर आपको अलग से खुद से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि कार्नोट साइकिल पे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कम से कम मैं आपको वो करा देती हूँ, आधा घंटे में आपका भी कुछ नहीं जा रहा है और मेरा भी कुछ नहीं जाएगा। मेनली होता है कि कई बार ऐसे दे भी देती है फिर सीबीएसई एग्जाम्स में, तो कार्नोट साइकिल भी आप अच्छे से कीजिएगा। तो अब ये जो मैं कराने जा रही हूँ, दैट्स कॉल्ड बेटा रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट। मैंने आपको बताया भी था कि मैं जब नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें मैं आपकी बताऊंगी कि रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स, या फिर ये उस चैप्टर से भी रिलेटेड करके पूछा जा सकता है। तो मेनली ये मैंने अभी आपको मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए पूछा है। लास्ट लेक्चर में मैंने कराया होगा बेटा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, मतलब जो लास्ट चैप्टर था मेरा उसमें मैंने एक लास्ट में ये आपको रिलेशन बताई जरूर थी, और मैंने बोला था कि आई विल प्रूव लेटर, ओके। तो अब यही रिलेशन प्रूव करती है, पूछी जाती है, और इसे बिटवीन स्पेसिफिक हीट, क्योंकि Cp क्या होता है, Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द Cv इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो Cp माइनस Cv या तो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट आएगा कि आप बताइए कि क्या होती है, या फिर हम इसे बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला, या फिर सीधा क्वेश्चन आएगा प्रूव कीजिए मेयर्स फॉर्मूला या फिर फाइंड द मेयर फॉर्मूला, ओके। तो अब कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इसमें आप कंसीडर करें 1 मोल कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन अ वेसल having a frictionless piston. ओके, मेनली हमें एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, हमारा कोई उसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। अगर हम माने लेट द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
अगर मैंने माना कि जो मेरी गैस है मैं उसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रही हूँ, तो जो मेरा dq होगा बेटा वो क्या हो जाएगा CV.1 dt, क्योंकि स्पेसिफिक 1 मोल लिया मैंने, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे मैंने 1 मोल लिया तो dq विल बी CV dt। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या होता है बेटा dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ये मेरा लॉ होता है। अब इसमें आप आगे कैसे करेंगे, मेनली क्या होता है कि मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है, अब क्या होगा dq इज इक्वल्स टू du प्लस p dv। अब आपको पता है बेटा मैंने क्या लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जो चेंज इन वॉल्यूम है इट विल बी 0। ओके, देन बाय dq इज इक्वल्स टू du। अब मेरी dq क्या है, dq है मेरी CV dt इज इक्वल्स टू du। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया, कुछ नहीं, वैल्यूज अलग से कुछ नहीं लिखा है मैंने, सीधा आपके जो वैल्यूज है वही पुट करी है। ठीक है, अब देखो मैं अगर मानती हूँ अब मैं गैस हीट करती हूँ एट द कांस्टेंट प्रेशर, नाउ द गैस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, और मेरा मोल मैंने 1 ही लिया है, तो जो मेरा dq होगा वो क्या हो जाएगा Cp.1 dt। ओके, ये क्या हो जाएगा मेरा dq डैश, अब कोई अलग से चेंज लिया ना मैंने, तो मेरा dq डैश विल बी Cp dt। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखो बेटा अब क्या है कि जो हमारा इसमें लो dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अब मुझे पता है जो मेरा डेल्टा, अब जो मेरा क्या है मेनली pdv। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब जो मेरा dq डैश होता है बेटा, dq डैश विल बी du डैश प्लस dw डैश, क्योंकि इसमें डैश ले रहे हैं हम क्योंकि अलग से हमने प्रेशर के लिए लिया है। ठीक है, तो मेनली dq डैश को अगर मैं पुट करूँ Cp dt, dw डैश माइनस इज इक्वल्स टू माइनस pdv इज इक्वल्स टू du डैश। ओके, अब हमें पता है बेटा कि जो हमारी जो स्पेसिफिक हीट में इंटरनल एनर्जी है, अब जो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी सेम होगी और कांस्टेंट प्रेशर पे भी सेम होगी, एज du डैश इज इक्वल्स टू du। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है फर्स्ट लॉ में, तो इसकी कंजर्वेशन है बेटा du डैश मस्ट बी इक्वल्स टू du। तो अगर मैं इसे पुट करूं, अब देखो दिस इज द इक्वेशन सेकंड, du डैश के लिए वैल्यू और ऊपर से du के लिए वैल्यू क्या है Cv dt। तो अगर मैं इसे पुट करती हूँ बेटा तो क्या आएगा Cp dt माइनस pdv इज इक्वल्स टू Cv dt। ओके, आप इसे इस तरफ लेके आओ, क्या आएगा Cp माइनस Cv Cp dt माइनस Cv dt इज इक्वल्स टू pdv। dt कॉमन लो और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू pdv। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू pdv बाई dt। अब देखो बेटा, अब यहाँ से क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारी क्या होती है pv इज इक्वल्स टू RT, pv इज इक्वल्स टू RT, तो मेनली जो pdv अपॉन dt हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा R के इक्वल। तो यहाँ से जो pdv अपॉन dt है इट मस्ट बी इक्वल्स टू Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, हेंस प्रूव्ड। या फिर दिस इज द मेयर्स फॉर्मूला, यही क्या है मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आप समझ गए। तो मेनली आपने क्या लिया है, एक बार आपने हमारी हीट ले ली है स्पेसिफिक हीट, मतलब स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और एक मैंने लिए कांस्टेंट प्रेशर पे। तो सिंपली फिर उनकी हमने क्या किया कि वैल्यूज पुट करी है और सिंपली उन्हें इक्वेट कर दिया है। ठीक है, अब देखो मेनली क्या होता है बेटा कि जीरोथ ला के कुछ हमारी क्या रही थी, हमारी कुछ लिमिटेशन रही थी, इसलिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अराइज हुआ। अब सिमिलरली हमारी कुछ हमारी कमी रही होगी फर्स्ट लॉ में भी, इसलिए हमारा सेकंड लॉ अराइज होगा। ठीक है, तो मेनली हमारी जीरोथ लॉ की होती थी कि जो मेरा अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो ये था ना कि मेनली P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है और जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था V के, बट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो ऐसे नहीं बता पाया था।
ठीक है। तो अब हमारी मेनली लिमिटेशन क्या है, कई बार 1 मार्क में पूछ ली जाती है, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLT में इसे लिखती हूँ तो आप समझ जाना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मेनली क्या है कि एसेंशियल इक्विवेलेंस होती है मेनली हीट एनर्जी के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए। मेनली क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये एसेंशियल इक्विवेलेंस दिखाता है हमारी हीट एनर्जी में एंड मैकेनिकल वर्क में। हीट एनर्जी में और मैकेनिकल वर्क में ये इक्विवेलेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है बेटा कि अब हमारी इसी से हमारी क्या होती है कि हमारी कुछ लिमिटेशन अराइज हो जाती है। जैसे हमारी फर्स्ट लिमिटेशन होती है फर्स्ट लॉ के लिए, द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट the direction in which the change occur। जो फर्स्ट लॉ होता है बेटा उसने हमें नहीं बताया कि मेनली जो चेंज अकर होगा इंटरनल एनर्जी में वो किस डायरेक्शन में होगा। एंड द सेकेंड वन होती है इसकी, आप सीधा बस ये देख लीजिए, इनमें कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज द फर्स्ट लॉ gives no idea about extent of change and the third one is the first law of thermodynamics gives no information about source of heat, that is whether it is hot or a cold body। ओके तो मेनली यहाँ से आपने क्या देखा बेटा, आपने देखो मेनली क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक्स क्या रहे, फर्स्ट लॉ ने हमारी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करी कि किस डायरेक्शन में हमारा चेंज अकर होगा, मेनली इंटरनल एनर्जी में किस डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी। तो इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक एक ये था। द सेकेंड ड्रॉबैक वाज कि इसने कोई नहीं बताया कि किस एक्सटेंट तक चेंज होगा, ठीक है, किस एक्सटेंट तक वैल्यू जाएगी, मतलब कि बहुत ज्यादा हॉट कर देगी वो उस बॉडी को या फिर बहुत ज्यादा कूल कर देगी। तो मेनली उसने एक्सटेंट नहीं डिफाइन किया। एंड द थर्ड वाज द फर्स्ट लॉ था, इसने हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी सोर्स ऑफ द हीट के बारे में, ठीक है, कि मेनली कैसा हमारा सोर्स ऑफ द हीट है, कि वो हॉट बॉडी है जिससे हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है या फिर कोल्ड बॉडी है। तो मेनली यही हमारे 3 मेजर ड्रॉबैक्स रहे फर्स्ट लॉ के लिए। तो फर्स्ट लॉ का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर में आप उसकी प्रोसेसेस को बड़े ध्यान से करना, मेयर्स फॉर्मूला पूछा जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहना और उसके ड्रॉबैक भी देख लेना, क्योंकि कई बार 1 मार्क में लिख लिया आता है कि कोई भी आप 2 ड्रॉबैक बता दीजिए फर्स्ट लॉ के लिए। तो इससे बाहर जितना करा है फर्स्ट लॉ का एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है इससे बाहर। तो आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसे बार बार टाइम टू टाइम रिपीट करके प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।